अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूट्रिशन टॉक में मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया ख़ान। नाज़रीन, हम लोग हमेशा अपने प्रोग्राम में न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जो कि न्यूट्रिशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं उनकी बात करते हैं। हम लोगों ने आज तक प्रोसेसिंग फ़ूड की बात नहीं की, प्रोसेस्ड फ़ूड की बात नहीं की। प्रोसेस्ड फ़ूड और जो नेचुरल ऑर्गेनिक फ़ूड है उसके दरमियान में क्या डिफरेंस है, और प्रोसेस्ड फ़ूड जो है वो हमारी सेहत के लिए कितना ख़ास हो सकता है, या फिर ये कि प्रोसेस्ड फ़ूड लेना भी चाहिए है, कंज्यूम करना भी चाहिए है या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है कि प्रोसेस्ड फूड जो है वो नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड से तो उसका ताल्लुक नहीं होगा और वो उससे बेहतर भी नहीं हो सकता। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि प्रोसेस्ड फूड और नेचुरल ऑर्गेनिक फूड में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा ये कि जब फूड को प्रोसेसिंग के प्रोसीजर से गुजारा जा रहा होता है तो उसके उस फूड के अंदर से कितने न्यूट्रिएंट्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं जो अपनी तासीर जो है वो खो बैठते हैं। उसके अलावा ये कि जो भी फंक्शनल फूड्स हैं, या फिर ये कि इस प्रोसेस को मिनिमल न्यूट्रिएंट्स किस तरह से डिस्ट्रॉय हों, इसको मिनिमल प्रोसेस फूड किस तरह से बनाया जा सकता है। इस सब के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ स्काइप पे मौजूद हैं डॉक्टर सनाउल्लाह साहब, जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर UVAS। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले डिफरेंस बताइएगा कि प्रोसेस्ड फूड और नेचुरल ऑर्गेनिक फूड जो है इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। जी, प्रोसेसिंग जो है, अगर हम प्रोसेसिंग की डेफिनेशन की बात करें तो अगर हम किसी फूड की नेचुरल स्टेट उसको चेंज करते हैं तो उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। और प्रोसेसिंग बहुत ही सिंपल भी हो सकती है, जैसे कि वॉशिंग है, ये भी एक प्रोसेसिंग की टेक्निक है। इसके अलावा क्लीनिंग है, कटिंग है, चॉपिंग है, पीलिंग है, डीस्टोनिंग है, ये तमाम प्रोसेसिंग की टेक्निक्स हैं। लेकिन ये जो है स्मॉल प्रोसेसिंग से, या आप कह लें कि मिनिमल प्रोसेसिंग से हाई प्रोसेसिंग की तरफ चला जाता है, जिसमें हम रेडी टू ईट फूड को प्रोड्यूस करते हैं, पैकिंग करते हैं, बहुत बार जो है एक कंपनीज में उनको जो है वो तैयार किया जाता है। सो जो हम घर में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, वो भी एक प्रोसेसिंग की ही टेक्निक है। सो नेचुरल स्टेट को चेंज करना जो है किसी फूड को, उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। और अगर हम इन दोनों प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरीज को देखें तो हम मिनिमल प्रोसेसिंग आती है, प्रोसेस्ड फूड आती हैं, कलनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से फूड को प्रोसेस करते हैं, और जो है अल्ट्रा प्रोसेसिंग जो है उसको भी वो भी एक प्रोसेसिंग की टेक्निक है। सो ये तमाम स्टेजेस हैं प्रोसेसिंग की, जिसमें हम रॉ मटेरियल को जो है इनिशियल रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोसेसिंग की तरफ लेके जाते हैं। और नेचुरल ऑर्गेनिक फूड जो है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। नेचुरल कोई भी फूड जो हम जो है उसके सोर्स से ले रहे हैं, जैसे कि मिल्क है, जैसा कि काऊ से या बफलो से मिल्क आ रहा है तो वो एक नेचुरल मिल्क है। इसी तरह हम अगर वीट की बात करें, राइस की बात करें, जो हमें फील्ड से आ रहा है, दैट इज नेचुरल। इसी तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात करें तो वो हमें नेचुरल फार्म में ही जो है वो मिलती हैं। लेकिन जब हम उनको प्रोसेस करते हैं, मिसाल के तौर पे एप्पल एक नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल ऑर्गेनिक चीज है, और जब हम इसका जैम बना लेंगे तो वो प्रोसेस्ड फूड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह वेजिटेबल्स हैं, अगर हम उनको एज सच फ्रेश फार्म में कंज्यूम करते हैं या तो वो एक नेचुरल फूड है, ऑर्गेनिक फूड है। और जैसे ही हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद उनकी मिसाल के तौर पे हम जो है उससे केचप बनाते हैं, या फॉर एग्जांपल हम उनसे जो है पिकल्स वगैरह बनाते हैं, तो वो प्रोसेस्ड फूड में आ जाते हैं। इसी तरह मिल्क या जो मीट की प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह मीट को हम कंज्यूम करें एक सिंपल कुकिंग के बाद, तो वो हमारी हमें एक नेचुरल एक सोर्स है। लेकिन जब हम उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस करते हैं, बहुत ज्यादा टिन की पैकिंग करते हैं, या उनको जो है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे कुक करते हैं, तो वो प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, जैसे हम लोग प्रिजर्व करते हैं ना फूड्स को, तो प्रोसेस्ड फूड और फूड ये कैटेगरी में आते हैं, इनकी कैटेगरीज हैं। जो प्रोसेसिंग के जो मेन पर्पस है वो फूड को प्रिजर्व करना ही है। जो अगर हम फूड की प्रोसेसिंग के बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं, जिनका में जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है, सबसे जो बेहतरीन आप कह लें कि इसका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो फूड की प्रिजर्वेशन है, ताकि फूड को स्पॉइलेज से बचाया जाए और जो है उसको प्रिजर्व किया जाए, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जाए। ये मेन जो है वो पर्पस है फूड की प्रोसेसिंग का, फूड की प्रिजर्वेशन जो है।
ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये जो प्रोसेस्ड फूड है, इसका जो प्रोसीजर होता है वो किस तरह से स्टार्ट होता है और वो कहाँ पे एंड होता है, इस सब के बारे में प्लीज़ ज़रा बताइएगा, जो प्रोसीजर है उसके ऊपर। जो प्रोसीजर है प्रोसेस्ड फूड का, वो रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है, और रॉ मटेरियल के बाद पूरी उसकी सप्लाई चेन है, और सप्लाई चेन के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद कंज्यूमर की टेबल तक उसको सप्लाई चेन पहुंचाया में जाता कौन है। कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लगता है जो कि आते हैं और जी आने चाहिए या नहीं? जी, जब हम प्रोसेस करते हैं फूड को, तो डिफरेंट फूड के लिए डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स जो है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है। मिल्क के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स होंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए डिफरेंट प्रोसेसिंग जो है वो स्टेप्स होंगे। ठीक है। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल लें, फ्रूट्स की एग्जांपल लें, तो फ्रूट्स को हार्वेस्ट करने के बाद, एक प्रॉपर मेच्योरिटी पे हार्वेस्ट करने के बाद उनको वॉश किया जाएगा। वॉश करने के बाद उनके जो है उसकी टेस्टिंग की जाएगी कि उसमें कोई जो है प्रॉब्लमेटिक चीजें तो नहीं है, जैसे कि हैवी मेटल्स और इस तरह की चीजें तो नहीं है। और फिर उनके बाद उसको डिफरेंट स्टेजेस से होता हुआ वॉशिंग हो सकती है, कटिंग हो सकती है, पीलिंग हो सकती है, ब्लांचिंग हो सकती है। सो मेनी टेक्निक्स हैं जो कि यूज की जाती हैं, और उसके बाद उसको हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसकी बना लेते हैं। उसका जैम बनाया जा सकता है, उसकी मिसाल के तौर पे और प्रोडक्ट्स हैं, उसका जूस बनाया जा सकता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं। इसी तरह मिल्क की प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होंगी। मिल्क को रिसीव किया जाएगा, उसके एनालिसिस किए जाएंगे, ठीक है। उसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, उसमें से फैट्स जो हैं, अगर जो है स्किम मिल्क बनाना है तो फैट को रिमूव किया जाएगा। सो ये तमाम टेक्निक्स हैं जो कि डिफरेंट फूड के लिए डिफरेंट होती हैं जब फूड को प्रोसेस करते हैं। ठीक है। आपके डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, देखें जैसे हम लोग ज़ाहिर है जो हम लोग ग़िज़ा खा रहे होते हैं उसको तो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए ना, उसके अंदर तो सारे वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए हैं जो हम तक पहुंच रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस कर दिया जाता है फूड को, तो उसके अंदर से कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है? फूड के अंदर जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें विटामिन, अगर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करें फूड के न्यूट्रिएंट्स को, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें प्रोटीन है, जिसमें लिपिड्स हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, एंथोसायनिन्स हैं, एंड सो मैनी, बहुत सारे जो है वो बायोकेमिकल कंपाउंड्स जो हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। सो अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन के डीनेचर होने के चांसेस होते हैं अगर हम उसको ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करें। इसी तरह जो है जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को जो है हीट करते हैं या उनको प्रोसेस करते हैं, तो उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसा कि मिलार्ड रिएक्शन एक प्रोसेस होता है, कैरामलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, वो उसमें चेंजेस आने के जो है वो चांसेस होते हैं। इसी तरह फैट्स को, जब हम ऑयल को अगर हम हीट करें, तो उसमें ट्रांस फैट्स के बनने के चांसेस होते हैं जो कि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्पेशली हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं। और अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो बहुत सारे जो विटामिन्स हैं, स्पेशली विटामिन सी है, फोलेट है, these are very much sensitive for heat। अगर इनको इवन रूम टेम्परेचर पे भी ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और अगर हम उसको हाई टेम्परेचर 100+ टेम्परेचर दें हीट ट्रीटमेंट के दौरान, फूड की प्रोसेसिंग के दौरान, तो ऑब्वियसली वो जो है लॉस हो जाएंगे। इसी तरह फाइटोकेमिकल्स, जिस तरह मैंने बात की, फ्लेवोनॉइड्स और एंथोसायनिन्स की बात की, ये 70-80 टेम्परेचर से जैसे ही फूड का इंक्रीज करता है तो ये फूड में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो होते हैं। ठीक है। तो अगर ज़ाहिर है प्रोसेस फूड खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, तो फिर तो उनकी कमी रह रही होगी। तो उनको किस तरह से फिर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? अगर किसी वजह से प्रोसेस फूड लेना पड़ रहा है हम लोगों को किसी भी वजह से, तो ज़ाहिर है कि वो न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर नहीं जा रहे, तो वो कैसे, उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको हम लोग कैसे कवर अप करेंगे? उसकी डेफिशिएंसी के लिए जो फूड इंडस्ट्री है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो उन इंग्रेडिएंट्स को जो कि प्रोसेसिंग के दौरान लॉस हो जाते हैं, उनको ऐड करने की कोशिश करती है, उनको ऐड कर दिया जाता है, इसकी इनरिचमेंट कर दी जाती है। लेकिन ये तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो नहीं करती। जो अच्छी इंडस्ट्रीज हैं वो ऐड करती हैं, विटामिन्स वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं। इसी तरह जो है
मिनरल्स वगैरह वो ऐड कर दिए जाते हैं, फोर्टिफिकेशन का एक कंप्लीट प्रोसेस प्रोसेस होता होता है, है, बिल्कुल। एनरिचमेंट का प्रोसेस होता है, वो ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो मैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूँ, फाइटोकेमिकल्स और जो दूसरे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, वो इंडस्ट्री ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि वो नेचुरल फूड में ही मौजूद होते हैं। तो जो बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स वगैरह हैं, विटामिन्स हैं, वो तो ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में फाइटोकेमिकल्स होते हैं, वो ऐड नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हमारी सेहत के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और अगर ये इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर क्या क्या बीमारियां हैं जो लग सकती हैं? ये जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको रिड्यूस करते हैं। फ्री रेडिकल जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, जो कि इन्वायरमेंट से भी आते हैं, हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है। सो वो फ्री रेडिकल्स जो हैं उनको, और अगर उनका लेवल हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो वो स्ट्रेस का बायस बनता है। और आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे हमारे जो है डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं। उसकी सिर्फ रीजन ये है कि हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमारी फूड में जो है वो नहीं होते जो इन फ्री रेडिकल्स को केटर करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह ये बहुत सारे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में, हमारे जो है हमारे बॉडी को मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो फिर हमें फूड में जस्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही मिल रहे होंगे, और वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एनर्जी तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमारे बहुत से बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हमारी बॉडी में हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे आपने जिक्र किया था अभी के इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट कर रहे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो कौन कौन से ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो स्पेसिफिकली हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर रहे होते हैं? इसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स हैं, इसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं, एंथोसायनिन्स हैं, जो मैंने 2-3 बार इन चीजों का जिक्र किया। ये तमाम के तमाम हैं जो डिफरेंट हमारे जो जीन एक्सप्रेशन है उसको भी चेंज कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ जो है हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारी बॉडी में होते हैं, हमारी बॉडी का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जाहिर है कि हम रिकमेंड कर सकते हैं बल्कि इनफैक्ट के प्रोसेसिंग फूड को कुछ हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, प्रोसेस्ड फूड से हम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या अहमियत अगर हम फूड को क्या अहमियत हो सकती है प्रोसेस्ड फूड की? देखिए, प्रोसेस्ड फूड हम इसलिए करते हैं कि अगर हम फूड को प्रोसेस नहीं करेंगे तो बहुत सारा फूड वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हम उसकी शेल्फ लाइफ को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा बहुत सारी ऐसी फूड हैं जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, मीट है, ये जो है पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, कुछ ही दिनों में ये स्पॉइल कर जाएंगी। तो इसलिए फूड को प्रोसेस करने की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके अलावा एक फ्रूट है वो एक ही सीजन में अवेलेबल है, उसको थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल करने के लिए हमें फूड को प्रोसेस करना पड़ता है। अब एक शख्स है वो कहता है मैंने मैंगो कंज्यूम करना है, मैंगो अब कुछ ही सीजन में अवेलेबल है, तो मैंगो की पल्प तो अवेलेबल है, वो पूरा साल जो है वो कंज्यूम कर सकता है। इसी तरह फूड को हम प्रोसेस करने का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पस है कि रॉ मटेरियल में जो है कुछ पैथोजेंस हो सकते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग का बायस बन सकते हैं। तो इसलिए फूड को प्रोसेस करना जो है वो इम्पोर्टेंट है कि ताकि मतलब ये कि जो रॉ फूड है वो भी हमारी हेल्थ के लिए 100% ठीक नहीं है। जी प्लीज क्वेश्चन मैं ये कह रही हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि जो रॉ फूड है वो पॉइजनस भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये कि रॉ फूड भी 100% हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। रॉ फूड जो है उसमें कुछ ऐसी फूड्स हो सकती हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, जैसे कि मिल्क है, मीट है, अगर हमें वो फ्रेश आपने लिया है, फ्रेश आपने उसको कंज्यूम कर लिया है तो आप उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है मीट आपने लिया है, फौरन कंज्यूम कर लिया, लेकिन अगर आपने उसको स्टोर किया है तो आप स्टोर के लिए ज्यादा देर तो उसको आप स्टोर नहीं कर सकते जब तक कि वो अनप्रोसेस्ड जो है वो कंडीशन में हो। तो इसलिए कुछ फूड हैं, अब आपने जो है वेजिटेबल्स हैं, आपको देखने से पता चल रहा है कि ये वेजिटेबल्स फ्रेश लुक है, इनका फ्रेश है, तो आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनको स्टोर किया है तो और फिर कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो फिर आपको आइडिया नहीं है कि इसमें कौन कौन से पैथोजेंस जो है वो ग्रो कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं प्रिजर्व्ड और प्रोसेस्ड फूड का, तो जो प्रिजर्वेटिव्स जो लगाए जाते हैं जो भी प्रोसीजर के बाद, तो उसकी एक्सपायरी भी तो कोई ना कोई होती होगी, तो वो एक्सपायरी जो है वो
से पता होती है या फिर एट द एंड ऑफ दिस प्रोसीजर पता लगती है हम लोगों को? मार्केट में जितनी भी प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल होती हैं उन पे उनकी एक्सपायरी जो है वो मेंशन की मेंशन जाती होती है है, बिल्कुल। और वो और और वो कंप्लीट जो है हम्म, एनालिसिस के बाद ही उसको जो है वो उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है कि ये फूड इस कंडीशन में जो वो कंडीशन उस प्रोडक्ट पे मेंशन है कितनी देर तक सरवाइव करेगी और अगर उसी कंडीशन पे उस प्रोडक्ट को रखा जाए तो वो उतने ड्यूरेशन के लिए जो उस पे मेंशन है उतनी देर तक वो सेफ रहती है। तो बिल्कुल। इसलिए ऑब्वियसली जो है फूड की एक एक्सपायरी डेट होती है, बेस्ट बिफोर डेट होती है, हम्म, उससे पहले ही उसको कंज्यूम करना होता है। बिल्कुल ठीक है। जो मिनिमल प्रोसेसिंग का आजकल पूरी में हम लोग उसको किया जा रहा है, तो ये मिनिमल मिनिमल प्रोसेसिंग असल में ऐसी टेक्निक है क्योंकि कंज्यूमर जो है वो उसकी डिमांड है कि उसको फ्रेश फूड चाहिए। ठीक है। उसकी डिमांड है कि उसको न्यूट्रिशियस फूड चाहिए क्योंकि न्यूट्रिशन की अवेयरनेस अब दुनिया में आ रही है और जो है लोग जो है प्रोसेस्ड फूड की बजाय फ्रेश लाइक फूड को जो है वो कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं। तो इसलिए जो है मिनिमल प्रोसेसिंग का जो कंसेप्ट है वो दुनिया में इंक्रीज होता जा रहा है। इसमें क्या किया जाता है कि फूड को कम से कम प्रोसेस किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जस्ट वॉशिंग करना ये भी एक प्रोसेसिंग की टेक्निक है। वॉशिंग करने के बाद उसको लो टेम्परेचर पे स्टोर कर देना ये भी एक प्रोसेसिंग की टेक्निक है। सो इस तरह की टेक्निक यूज की जाती है जिसमें हम फूड के न्यूट्रिएंट्स को कम से कम डिस्टर्ब करें। लेकिन और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जैसा कि फ्रेश सैलेड्स जो हैं दुनिया की मार्केट में अवेलेबल होती हैं और जस्ट आप उसको रैपर को ओपन करें और कंज्यूम करें, वो मिनिमली प्रोसेस्ड फूड हैं। इसी तरह मीट के लिए बहुत सारी टेक्निक्स, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग की टेक्निक्स जो हैं वो दुनिया में हैं कि उस मीट को आप जो है वो फ्रेश मिनिमली प्रोसेस करके जो है वो कंज्यूम करें। इसी तरह दुनिया में पास्चराइज्ड मिल्क कंज्यूम किया जाता है जिसकी लाइफ 4-5 डेज से ज्यादा नहीं होती। यूएसटी मिल्क जो है वो इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं किया जाता। फ्रेश जूसेस जो हैं उनको पैक किया जाता है और उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। तो ये तमाम फूड जो हैं वो मिनिमल प्रोसेसिंग की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि हमने मिनिमल प्रोसेस्ड फूड को बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं किया तो उसमें जो है फूड पॉइजनिंग के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें मौजूद हो सकते हैं क्योंकि हमने उसको बहुत कम प्रोसेस किया है। सो असल में प्रोसेसिंग जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन के लिए हम जो है वो करते हैं कि हमारी फूड सेफ भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री भी हो और हमारी फूड न्यूट्रिशियस भी हो। तो इन दोनों को बैलेंस करना होता है। तो सेफ फूड और न्यूट्रिशियस फूड इसके इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम मिनिमल प्रोसेसिंग की टेक्निक्स को भी जो है वो यूटिलाइज करते हैं कि फूड को एटलीस्ट इतने हद तक प्रोसेस किया जाए कि वो उसके न्यूट्रिएंट्स भी सेफ रहें और वो हमारे लिए भी सेफ हो, कंज्यूम करने के लिए भी सेफ हो। ठीक है। तो प्रोसेस्ड फूड का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे हो सकता है और अगर हो सकता है तो उसको किस तरह से डिक्रीज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जो प्रोसेस अगर हम विदाउट एनी अवेयरनेस जो है प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम करते जाएं तो प्रोसेस्ड फूड में ज्यादातर जो है शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उसमें एम्प्टी कैलोरीज जो हैं वो ज्यादा होती हैं, रिफाइंड शुगर ज्यादा होती है जैसा कि हमारे केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं तो वो उसमें बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट जो है वो मौजूद होता है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं या जो जूसेस वगैरह हैं तो वो प्रोसेस्ड फूड हैं और उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह और शुगर कंटेंट ज्यादा होने से ज्यादा कैलोरीज आपको मिलेंगी और ज्यादातर लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से जो है ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और इसी तरह डायबिटीज और इस किस्म के प्रॉब्लम जो है वो आ रहे हैं। सो इसी तरह जो कुछ फूड ऐसी होती हैं जिनको हम प्रोसेस करते हैं तो साल्ट ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन उनमें ज्यादा होती है क्योंकि ये शुगर और सोडियम क्लोराइड एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज होते हैं। तो जब इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली हाइपरटेंशन और इस किस्म के प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा होंगे। तो उसके लिए जो है प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम किया जाए लेकिन एक लिमिट के अंदर कंज्यूम किया जाए।
और जो है अवेयरनेस आपको हो कि अगर आपका वेट इंक्रीज कर रहा है तो फिर आपको प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए और आपको नेचुरल फूड की तरफ आना चाहिए। जैसे अभी आप डिफरेंट डिजीज़ के बारे में बात करें तो क्रोनिक डिजीज़ का कितना ताल्लुक है प्रोसेस्ड फूड के साथ? प्रोसेस्ड फूड जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं हम्म। कि मिसाल के तौर पर एक बर्गर जो है, बर्गर किंग का जो बर्गर है वो 600 से लेके 900 किलो कैलोरीज तक उसमें से आपको मिल सकती हैं, और उनको बर्न करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे की एक्सरसाइज चाहिए जस्ट एक बर्गर से। और अगर हम वो एक दिन में 2 कंज्यूम करते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि वो आपने बहुत ज्यादा कैलोरीज तो ले ली, लेकिन आपका सैटिस्फैक्टी लेवल और आपका जो बैली है वो उससे फिल नहीं हुआ। तो उससे आपको कैलोरीज तो बहुत ज्यादा मिल गई। अब वही कैलोरीज आपकी बॉडी में स्टोर होंगी और स्टोर होने के साथ आपके जो है वो वेट को भी इंक्रीज करेंगी और डिफरेंट जो है वो क्रोनिक डिजीजेस का बायस भी बनेंगी। ठीक है। डॉक्टर साहब बताइएगा, जैसे अभी आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का आप जिक्र कर रहे थे, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से डेफिशिएंसीज हो जाती हैं हमारी बॉडी में, उनको इन प्रोसेस फूड्स के थ्रू कवर किया जा सकता है, या फिर वही कि नेचुरल ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए है और फिर वो डिजीजेस जितनी भी हैं या जो भी डेफिशिएंसी है वो सिर्फ ऑर्गेनिक फूड से ही कवर होगी? नहीं, नेचुरल फूड प्रोसेस्ड फूड से भी इन डेफिशिएंसीज को ओवरकम किया जा सकता है। हमारे यहाँ अभी शायद इतना वो हम एफर्ट कर रही है इंडस्ट्री और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एफर्ट कर रही हैं कि फूड में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को फोर्टिफाई किया जाए। बहुत सारी एक्टिविटीज उसके लिए वो की जा रही होती हैं, लेकिन दुनिया जो है अब शायद फोर्टिफिकेशन के प्रॉब्लम्स तक पहुंच गई है कि फोर्टिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो आने शुरू हो गए हैं कि हर फूड को फोर्टिफाई किया जाता है जिससे उन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी होना शुरू हो गई है। मिसाल के तौर पे आयरन है, जिंक है, इन चीजों को अगर हम जो भी फूड कंज्यूम प्रोसेस फूड ले रहे हैं और हर फूड में फोर्टिफाई किया गया है तो जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हमें मिल जाएगा। सो दुनिया ने प्रोसेस्ड फूड से भी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अच्छा। लेकिन उसके लिए तमाम इंडस्ट्रीज को और जितने भी यानी कि स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उन सब को जो है मिल के काम करना पड़ेगा कि अगर किसी फूड में एक लॉ है कि फोर्टिफाई करना है तो फिर उतनी ही क्वांटिटी उसकी फोर्टिफाई होनी चाहिए। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऐसा मैकेनिज्म हो कि हम उस इंग्रेडिएंट को उसमें ऐड कर दें और वो तमाम कम्युनिटी को जो है वो मिल जाए। सो बहुत सारे मिसाल के तौर पे यूरोप है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि जिनमें टॉक्सिसिटी के प्रॉब्लम आने शुरू हो गए और हम जो है अभी तक डेफिशिएंसी में ही जो है वो स्टक हुए हैं। तो हम लोग कहाँ लाए करते हैं इस प्रोसेस्ड फूड में? और सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो फंक्शनल फूड है और जो प्रोसेस्ड फूड है ये दोनों एक ही चीज है? नहीं, फंक्शनल फूड ऐसी फूड होती है जिसमें असल में बेसिक फूड का अगर हम पर्पस लें तो उसका पर्पस है हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। लेकिन जो फंक्शनल फूड होती है वो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपको और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी दे रही होती है। ठीक हो गया। सो मिसाल के तौर पे उसमें डाइटरी फाइबर्स मौजूद हो सकती हैं, उसमें प्रीबायोटिक्स हो सकते हैं, प्रोबायोटिक्स हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स हैं वो हो सकते हैं जो कि आपकी जो है बेसिक न्यूट्रिएंट के साथ साथ आपकी हेल्थ को भी इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो ऐसी फंक्शनल फूड जो है मार्केट में अवेलेबल भी होती हैं और स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बनाई भी जाती हैं। जैसा कि आजकल जो है डायबिटीज बहुत ज्यादा है तो कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स अवेलेबल हैं जिनको हम कंपोजिट फ्लावर्स कहते हैं और जिनमें डाइटरी फाइबर जो है वो ऐड की जाती हैं ताकि जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया जा सके। लेकिन उसमें इशू ये है कि वो बगैर किसी स्टडी के मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी ने बनाई है तो उसमें कोई क्लिनिकल ट्रायल बहुत ज्यादा फूड में कॉन्फिडेंट होकर ये बात कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा ऐसी फूड है जिन पे कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया गया और जस्ट वो फूड मार्केट में अवेलेबल है और उन पे मेंशन होता है कि इससे डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी, इससे हाइपरटेंशन भी ठीक हो जाएगा और ये हो जाएगा। सो इस तरह की फूड्स हमें बनाने की जरूरत है। ये फंक्शनल फूड हैं लेकिन इनको क्लिनिकल ट्रायल के बाद मार्केट में आना चाहिए ताकि कंफर्म हो कि ये प्रोडक्ट जो है हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है और इतना बेनिफिट हमें ये जो है वो दे सकती है। तो ये इन चीजों की जो है हमें जरूरत है। पाकिस्तान कहाँ लाए करता है? हम लोगों ने कितनी इस चीज के ऊपर, अगर हम लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर ये कि किसी एंड रिजल्ट तक पहुंच कुछ हद तक कामयाब हो गए हैं?
इस प्रोसेस फूड को अ, तरीके तक लोग असल तरीके में से पहुंचाने में लोगों तक? हमारे यहाँ अभी जो है हम सिर्फ अभी हमारी 37% पॉपुलेशन जो है वो फूड इनसिक्योर है, हम्म। जो जिनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे, तो हम्म। उनको तो जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लिपिड्स चाहिए। हम्म। सो उनकी वो डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो रही। एक तरफ तो ये प्रॉब्लम है कि 37% को न्यूट्रिएंट पूरे नहीं मिल रहे, हम्म। और दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ डायबिटीज और ओबेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है। बिल्कुल ऐसे सो है। यानी कि जिन लोगों को न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं हम्म। वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और जिसकी हम्म। वजह से जो है ये हमारी क्रोनिक डिजीजेस का जो बर्डन है हम्म। वो हमारी इकोनॉमी पे वो इंक्रीज करता जा रहा है। और दूसरी तरफ हम मेल न्यूट्रिशन का भी शिकार हैं, हम जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का भी और फूड इनसिक्योरिटी का भी शिकार हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, और इसमें फूड इंडस्ट्री है, इसमें जो है एकेडेमिया है, इसमें रिसर्च सेंटर्स हैं, और इसमें जो हमारा मीडिया है, इन तमाम को रोल प्ले करने की जरूरत है अपना अपना, ताकि जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। स्पेशली गवर्नमेंट का क्या किरदार हो सकता है इस सब में? गवर्नमेंट का किरदार हो सकता है कि वो जो हमारे अंडर 5 एज जो मोर्टेलिटी है, हम्म। क्योंकि हमारे जो बच्चे की ग्रोथ है वो उसकी सेकंड बर्थडे तक ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुकी होती है। सो हम्म। अगर एक बच्चा सेकंड बर्थडे तक उसको न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तो वो सारी जिंदगी भी लगा रहे तो वो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी उसकी पूरी नहीं होगी। और जब बाद में बड़े होके उसको वो न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो वो उसके हेल्थ के लिए की बजाय उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो फॉरेन ओबेसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो अंडर 5 एज, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्पेशली 1000 डेज, 1000 डेज। जिसमें वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज से लेके जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, और 2 इयर्स तक बच्चे की, इस एज ग्रुप पे स्पेसिफिक फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो है इस ग्रुप को न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से निकाला जा सके, जैसे भी आपने इनके न्यूट्रिएंट्स जी जी पूरे हो सकें। जी, जैसे भी आपने डॉक्टर साहब बच्चों की बात की, तो इससे थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगी कि बच्चों के लिए भी हम लोग जो है वो प्रोसेस्ड फूड को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि बच्चों का तो इम्यूनिटी सिस्टम और बूस्ट सिस्टम वैसे भी थोड़ा कम ही होता है। बच्चों के लिए प्रोसेस्ड फूड को जो है रिकमेंड नहीं किया किया जाता। ये पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको नेचुरल फूड की तरफ ही रखना चाहिए। मिसाल के तौर पे उनको नेचुरल मिल्क देना चाहिए, उनको नेचुरल फ्रूट्स देने चाहिए, बजाय इसके कि वो जो है जैम्स और जो है पाउडर मिल्क की तरफ, उसकी तरफ आने की बजाय नेचुरल फूड की तरफ आना चाहिए उनको। जो हमारी नेचुरल फूड हैं, मिसाल के तौर पे मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, ये इन चीजों की तरफ आना चाहिए। जो प्रोसेस्ड फूड वो किसी भी किस्म की हो, चाहे वो मिल्क की प्रोसेस्ड फूड हो, चाहे वो मीट की प्रोसेस्ड फूड हो, चाहे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोसेस्ड फूड हो, उनको कम से कम बच्चों को जो है वो देना चाहिए। उनको बच्चों को नेचुरल फूड की ज्यादा जरूरत होती है, और स्पेशली बच्चों के लिए एनिमल बेस्ड नेचुरल फूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल बेस्ड नेचुरल फूड जो है, क्योंकि वो उनके जो अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो ज्यादा बेहतर पूरी कर सकती हैं एज कंपेयर टू प्लांट बेस्ड जो फूड होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, एंड पे आपसे पूछना चाहूंगी कि बेहतर हम लोग जाहिर है ऑर्गेनिक फूड है या फिर प्रोसेस फूड है, इसके बारे में तो मुझे आप भी बताएंगे, लेकिन ये कि देखने में तो यही लग रहा है कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन किस हद तक प्रोसेस्ड फूड भी बेहतर हो सकता है? देखिए, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक फूड ज्यादा बेहतर है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन लिमिट में कंज्यूम किया जाए, और डिपेंड करता है कि किस किस्म की प्रोसेस्ड फूड है। प्रोसेस्ड फूड की मैंने आपको बताया डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक मिनिमली प्रोसेस्ड फूड है, सिंपली प्रोसेस्ड फूड है, और एक है अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है एक पोटैटो की अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं, तो पोटैटो को अगर आप कंज्यूम करते हैं, उसको कुक करें, कंज्यूम करें, इट्स गुड। आपने उसको प्रोसेस किया, आपने उसके जो है घर में आपने उसके फिंगर चिप्स बना लिए, इट्स ओके। लेकिन अगर आप उसके जो है वो एक हाईली प्रोसेस्ड जो फूड है, मिसाल के तौर पे उसके आप चिप्स बना लेते हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली वो एक हाईली प्रोसेस्ड फूड है। इसी तरह अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं कि अगर आप मिल्क या मीट कंज्यूम करते हैं, मीट आप कंज्यूम करें, बच्चों के लिए, सबके लिए
जो है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप उसकी हाईली प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे उसको आप रेडी टू ईट प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जिनको आप लाए जस्ट ओवन में रखा और उसको कंज्यूम कर लिया, दीज आर हाईली प्रोसेस्ड फूड, तो उनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो मीट है, जब हम उसको बारबेक्यू वगैरह बनाते हैं या उसको जब हम डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है बेहतर कोशिश करनी चाहिए कि जो है रॉ फूड की तरफ आए, मिनिमली प्रोसेस की तरफ आए, और लास्ट में आप जो है वो हाईली प्रोसेस्ड फूड की तरफ आए। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने अपना टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोसेस्ड फूड जो है वो किसी हद तक हम लोगों की बॉडी के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक फूड और नेचुरल फूड का मुकाबला यकीनन नहीं कर सकता। जैसे भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि प्रोसेसिंग जो है वो उस वक्त से स्टार्ट हो जाती है जब हम लोग अपने उस फूड को, या जो भी वेजिटेबल आ रही है, फ्रूट्स आ रहे हैं, या जितना भी मीट आ रहा है, जो भी चीज़ें हमारे घरों में आ रही हैं, जब हम लोग उसको धोना शुरू करते हैं, जब हम उसको पील करते हैं, कट करते हैं, तो प्रोसेसिंग बेसिकली यहीं से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जाहिर है कि जो बड़ी बड़ी जगहों पे प्रोसेसिंग हो रही है, जिनकी वजह से उन चीज़ों को प्रोसेस करते हुए उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं, वो क्यों? ताकि वो कुछ टाइम तक प्रिजर्व रह सकें, ताकि बाद में भी लोग उनको कंज्यूम कर सकें। तो ये सब चीज़ें कुछ हद तक तो ठीक हैं, लेकिन यकीनन ऑर्गेनिक फूड का और नेचुरल फूड का मुकाबला नहीं कर सकती। इसी के साथ मलिया खान को दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।